एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका कि नेम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जी हाँ, आज हम एनी फ्रैंक के बारे में जानेंगे। एनी फ्रैंक कौन थी, एनी फ्रैंक के बारे में ये चीज़ क्यों लिखी गई है, आप बहुत कुछ सीखेंगे इस न्यू स्टोरी से जो कि है हमारे सामने फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये जो स्टोरी है आप देखेंगे इसकी राइटर भी खुद कौन है, एनी फ्रैंक है हमारी। तो एनी फ्रैंक अगर राइटर भी है इसका मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। तो आगे हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। सो बिफोर यू रीड में कहा जा रहा है एनालीज मैरी एनी फ्रैंक 12th जून 1929 फेब्रवरी मार्च 1945। इनका डेट ऑफ बर्थ बताया जा रहा है और कब इनकी डेथ हुई थी ये भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है वॉज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल। जर्मन में पैदा हुई जेविश गर्ल थी, ठीक है, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखिए ये स्टोरी तब की है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। ठीक, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था ये तब की स्टोरी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिन्होंने मतलब इन्होंने एनी फ्रैंक ने लिखना स्टार्ट किया था कब, जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा था। ठीक है, और उस टाइम पे जब इन्होंने लिखा था तो इन्होंने सबसे छुपा करके लिखा था, अपने परिवार से और अपने 4 दोस्तों से एम्स्टर्डम में इन्होंने छुपा करके ये चीज लिखी थी। आगे कहा जा रहा है हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। देखिए क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर जब नाजीज आप जानते हैं नाजी किसकी आर्मी थी, हिटलर की आर्मी थी। तो जब इन्होंने पावर गेन कर ली थी जर्मनी में तब इनकी फैमिली को मतलब एनी फ्रैंक की फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा था। ठीक है, ये दूसरी जगह इनको शिफ्ट होना पड़ा था, कहाँ पर, एम्स्टर्डम में शिफ्ट होना पड़ा था। और ऐसा कहा जा रहा है कि लेकिन जब नाजीज नीदरलैंड्स में भी एक्सटेंड हो गए मतलब उनकी पावर्स जब वहां तक आ गई, ठीक, तब उसके बाद ट्रैप्ड, दे वर ट्रैप्ड मतलब उनको पकड़ लिया गया था। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड द फैमिली वेंट हाइडिंग इन जुलाई 1942। ऐसा कहा जा रहा है कि जब परसिक्यूशंस इंक्रीज हो गए, परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, टॉर्चर जब इनके खिलाफ टॉर्चर काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो फैमिली को छुपने के लिए कहाँ जाना पड़ा, इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। ऑटो फ्रैंक कौन है, एनी फ्रैंक के फादर, इनकी ऑफिस की बिल्डिंग में इनको जाना पड़ा छुपने के लिए। कब, जुलाई 1942 में। आगे है आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, अब 2 साल सोचिए ये लोग छुपे रह गए उसी में। ठीक है, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2 साल तक ये लोग उसी में छुपे रहे, 2 years तक, ठीक है, वो उसी में छुपे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि इनको पकड़ लिया गया था और इनको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, कंसेंट्रेशन कैंप सिस्टम। ये एक तरह का आप कह सकते हैं बहुत ही बेकार वाली सजा है जो कि दी गई थी। एक समझ लीजिए बंद कमरा है, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को रखा जाए तो घुटन होगी ना, तो वही चीज है कि इसकी वजह से क्या हुआ, इनको टाइफस भी हो गया था, ये एक तरह की डिजीज है, इनको हो गई थी, तो जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। किसकी, एनी फ्रैंक की डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, मार्गोट फ्रैंक भी किसका नाम है, इनकी सिस्टर का नाम है। आगे कहा जा रहा है, आगे है हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि केवल वही कमा खिला सकते हैं। ठीक है, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। फिर उसके बाद रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जैसे वॉर खत्म हुई ये एम्स्टर्डम आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। अब देखिए इन्होंने सबसे छुपा करके ये डायरी लिखी थी। ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ऑटोबायोग्राफी बाय एनी फ्रैंक, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी, ये इन्होंने छुपा करके लिखी थी। तो ये जब वॉर खत्म हो गया था ना तो इनके फादर थे जिंदा, तो ये आ गए थे वापस देखने के लिए कि ये जो डायरी है, ठीक है,
इनकी जो डायरी है ये सेफ मतलब रखी हुई है, ठीक है। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। ये इसको बहुत यूनिक रिकॉर्ड मानते हुए इसको पब्लिश करवाने के लिए एक्शन लेते हैं, ठीक। किस नाम से पब्लिश करवाते हैं, आपको टाइटल वगैरह देना पड़ता है, तो इन्होंने टाइटल क्या दिया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, एक यंग गर्ल की डायरी। अब यंग गर्ल क्यों कहा जा रहा है, अभी आप इस चीज को समझेंगे। इनकी प्रॉपर एज वगैरह बताई जाती है, मतलब एक बहुत ही छोटी सी उम्र में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और उसको दुनिया के सामने ये नहीं लाना चाहती थी, ठीक है। हालांकि बाद में पब्लिश इनके फादर ने ही कराया था, दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती ये हमें कैसे पता, क्योंकि ये सबसे छुपा करके अपनी बातें इसमें लिख रही हैं, ठीक है। आज हम वही सारी चीजें देखेंगे। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th birthday, and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। क्या कहा जा रहा है, देखिए इन्होंने, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनकी डायरी इन्होंने कौन से डेट से लेकर के कौन से डेट तक इन्होंने किस रेंज में मतलब उस चीज को लिखा है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इस लाइन से ये कहा जा रहा है कि इनके 13th बर्थडे पर इनको मिली थी, क्या मिली थी, डायरी मिली थी, ठीक। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर 13th बर्थडे, उनके 13th बर्थडे पर उनको ये डायरी दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st August 1944। तो 12 जून से लेकर के इन्होंने इसकी फाइनल एंट्री ऑफ 1st August 1944 तक इन्होंने इसकी फाइनल एंट्री की है, ठीक है। मतलब इस डेट से लेकर के इस डेट तक इन्होंने सारी दास्तां इस डायरी में लिखी है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। ओरिजिनली इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखी थी, डच में लिखी थी, डच से इसको बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। तो दुनिया की काफी जानी मानी किताबों में से, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब का ये रिकॉर्ड बन चुका था। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड theatrical productions and even an opera based on the diary, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब फिल्म बनी, टेलीविजन पे ये सारी चीजें दिखाई गई, मतलब इनके एक स्टोरी के ऊपर आप कह सकते हो प्ले टाइप का, जैसे हम पढ़ते हैं देखते हैं आज की डेट में, वही सारी चीजें थिएटर वगैरह में दिखाया गया, ओपेरा दिखाया गया बेस्ड ऑन द डायरी के हिसाब से। अब देखिए डायरी एनी फ्रैंक ने लिखी है, सब कुछ इसमें सच लिखा है, तो ऑब्वियसली जो भी दिखाया गया होगा वो बिल्कुल ट्रुथ होगा, है ना, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद है described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। आप इसमें देखोगे कि जैसे नाजी ऑक्यूपेशन उस समय चल रहा था, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि जो भी सारी उनकी एक्टिविटीज थी, जो भी चीजें थी, वो सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of the Holocaust victims। तो आप देखोगे कि एनी फ्रैंक जैसे आज के राइटर्स को हम देखते हैं कि उनकी जो भी अच्छे राइटर्स हैं, हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, जैसे वो बहुत फेमस है ना, वैसे ये छोटी सी बच्ची जो कि बहुत ही कम उम्र में जिसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, तो आप देखोगे ये चीज कि ये भी बहुत ज्यादा फेमस हुई आगे चल के, ठीक। भले ही डेथ के बाद फेमस हुई, पर ये बहुत ज्यादा फेमस हुई, इनकी डायरीज बहुत पढ़ी गई, लोगों ने इसको बहुत अहमियत दी, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टोरी में क्या है, ओके। सो हियर वी आर बिगिनिंग द स्टोरी। वी हैव राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। ये कौन कहता है, एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कहती है कि डायरी में लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, एक अजीब सा कुछ बर्ताव होना फॉर समवन लाइक मी, नॉट बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। इसका मतलब इन्होंने 13 की एज में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि मतलब 13 की एज में इन्होंने अब स्टार्ट कर दिया। अब 13-year गर्ल्स के क्या ही थॉट रहेंगे इसमें, किसको क्या इंटरेस्ट, तो यही वो बोल रही है कि
मेरी जैसी 13 ईयर ओल्ड गर्ल के जो थॉट्स होंगे उसको पढ़ने में किसी को खास इंटरेस्ट तो होगा नहीं ना। मेरी जैसी स्कूल गर्ल को रीड करने में किसी का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा। ओह वेल, इट डजेंट मैटर। अरे ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल थिंग्स, गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मतलब एक होता नहीं है कि बिल्कुल एकदम जो भी बातें मेरे दिल में है मैं सब कुछ उसको निकालने के लिए मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इनको बहुत नीड थी, मतलब इनके पास बहुत सारी शी हैज, भले ये 13 ईयर ओल्ड गर्ल हैं पर इनके पास कहने को बहुत कुछ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे है, देखिए बहुत जरूरी लाइन इन्होंने बोली है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब एक कागज के पास किसी इंसान से ज्यादा पेशेंस है। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, किसी चीज को खुद में रखना, किसी चीज को एक होता है वेट करना, एक होता है आप एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय तक, निश्चित अवधि तक आप उस चीज को अपने अंदर रखें, इंतजार करना, धैर्य रखना, अपने आप को उस स्टेट में बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन ऑफ वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड। जब इन्होंने डिप्रेस काफी ज्यादा फील किया ना, तब इस चीजों को इन्होंने सोचा, तब ये थॉट इनके अंदर आया। वो सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, जैसे हम गाल पे हाथ रख के ऐसे करके बैठते हैं, तो वैसे ये बैठी हुई थी, काफी ज्यादा बोर थी, लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है, एक आलसी टाइप का फील करना है ना, आलस जैसा फील करना। तो ये अपने घर में जब बैठी हुई थी ऐसे अपने गाल पर हाथ रख के, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी कि यहीं रहें कि कहीं बाहर चले जाएं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। अब ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग सीरियसली, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम किसी गहरी सोच में पड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रूडिंग। सो आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ्ट बैग्ड नोटबुक, ग्रांडली रिफर्ड टू एज डायरी। देखिए क्या कह रही है एनी फ्रैंक। इन्होंने बोला कि हाँ, पेपर के पास तो बहुत ही ज्यादा पेशेंस होता है, किसी एक आदमी से काफी ज्यादा पेशेंस होता है एक पेपर में। और क्योंकि मैं प्लान ही नहीं कर रही हूँ इसको कोई और रीड करे, जो कि ये जो स्टिफ बैग्ड नोटबुक है जिसको कि डायरी कहा जाता है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाती, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, मतलब इनके पास कोई था नहीं बातें करने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, अपनी बातें किसी से शेयर करने के लिए, तो ये कहती हैं कि मैं पेपर को ही सारी बातें कहूंगी, क्योंकि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है किसी इंसान से। और ये मैं तब तक ऐसा करूंगी जब तक कि मुझे कोई एक अपना रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरे इस व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आएगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। इसका मतलब ये आगे क्या कह रही है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ्रेंड्स हैं ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ऐसा क्या बोल रही हैं आगे देखते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, कि मैं इसको बहुत ज्यादा और क्लियरली बताना चाहूंगी। सिंस नो वन विल बिलीव मी दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इज कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा अलोन है, बहुत ज्यादा अकेली है इस पूरे संसार में, एंड आई एम नॉट, और ऐसा है भी नहीं। I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. ठीक है, ऐसा ये बोल रही हैं कि एक 13 साल की लड़की को कोई भी नहीं सोचेगा कि वो अलोन भी हो सकती है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उसके पास एक लविंग पेरेंट्स भी हैं, 16 ईयर सिस्टर भी है, और कम से कम 30 लोग ऐसे हैं कि जिसको वो फ्रेंड कह सकती है। उसके बाद आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। ठीक है, इनके पास फैमिली है, लविंग आंट्स हैं, इनके पास अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बस इनके पास एक चीज की कमी है, दैट इज वन ट्रू फ्रेंड। ठीक, ये इनके पास नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। बस ये सिर्फ यही सोचा करती हैं कि जब ये फ्रेंड्स के साथ होती हैं और उनका एक अच्छा टाइम जब भी रहा होगा, तो ये सारी चीजों के बारे में सोचती हैं। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं
इस बारे में नहीं बता सकती, मतलब एक आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। ये किसी भी चीज के बारे में नहीं बात कर सकती ना, बट ऑर्डिनरी जो डेली थिंग्स होती हैं वही सारी चीजों के बारे में बात कर सकती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ठीक है, किसी से भी ये बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो पाती और यही इनकी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है कि ये मेरी अपनी प्रॉब्लम हो कि मैं बहुत ज्यादा किसी से पर्सनल नहीं हो पाती, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। जैसे किसी को अपना ट्रस्ट नहीं मान पाती, ट्रस्ट ही नहीं मान पाती, विश्वास नहीं रख पाती। जो भी इनके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ इन्होंने गुड टाइम स्पेंड किया है उनसे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो पाती, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं कह पाती, या जो कुछ भी इनके हार्ट में है ये उन सारी चीजों को शेयर नहीं कर पाती। ये कह रही है कि हो सकता है कि ये मेरी ही अपनी प्रॉब्लम हो, मेरा ही अपना फॉल्ट हो, ठीक है। फिर उसके बाद मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कंफाइड इट अदर, ये हो गया। यानी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ठीक है। एक जस्ट होता नहीं कि हाँ चीजें कैसी चल रही हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और ऐसी चीजें कैसी चल रही हैं और अब वो चेंज होने के उस पे भी नहीं है। मतलब एक जैसे मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा टेंशन चल रहा हो, टेंशन नहीं कह सकते, जस्ट अभी तो यू आर अ स्टूडेंट एंड वी कैन से दैट यू हैव अ स्टडी प्रेशर। अगर आपके पास कुछ ऐसा चल रहा है और कुछ ऐसी आपकी प्रॉब्लम है लाइक एनीथिंग, जैसे कि टाइम न मैनेज हो पाना, सब्जेक्ट न मैनेज हो पाना, ये सब चीजें, तो आप किसी से ये चीज कहना चाहें और आपके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है ना, तो कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम इनके पास है जो ये कहना चाहती हैं पर इनके पास कोई भी है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी। इसको आपको याद रखना है कि एनी फ्रैंक ने क्यों लिखना स्टार्ट किया। ये उनके रीजंस थे अभी तक जो आपके सामने अभी मैंने बताए। टू इनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. देखिए ये कह रही है कि मैं अपनी इमेजिनेशन को भाई बहुत ज्यादा इनहांस तो नहीं करूंगी कि भाई एक होता नहीं कि बिल्कुल डायरी को एकदम एकदम बहुत ज्यादा एक अलग सा रूप दे देना। अलग सा रूप देने का मतलब क्या है, कुछ लोग डायरी लिखते हैं तो उसमें वो चीजें लिखेंगे जो एग्जैक्टली होती है और कुछ लिखेंगे एकदम जो आइडियल टाइप की चीजें होती हैं कि लाइक ये हुआ फिर ये हुआ। वो मैं नहीं करने वाली यहाँ पर। मैं इस डायरी को ही अपना फ्रेंड मान करके और इसमें सारी चीजें मैं कह दूंगी और इस फ्रेंड का नाम मैं क्या रखूंगी, किटी रखूंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कहती हैं कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। ठीक है, तो ये कह रही है कि नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। जो भी मैंने किटी को बातें कही है कोई भी नहीं समझेगा इफ आई वुड प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधा ऐसे घुस जाऊंगी ना सीधा घुस जाने का मतलब क्या है कि मैं ना बताऊं कि मेरे फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, मेरा नेम क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ की हूँ, अगर मैं ये सारी चीजें ना बताऊं, सीधा अपनी बस स्टोरी स्टार्ट कर दूं और एक अपने बारे में ब्रीफ स्केच दे दूं। ब्रीफ स्केच देने का मतलब क्या होता है, लाइक अपने बारे में बताना, अपना नेचर क्या है, क्या चीजें पसंद है क्या ना पसंद है, ये सारी चीजें बताना। अगर मैं ये सब चीजें बता दूं जो कि मुझे पसंद ही नहीं है बताना, ठीक है, ये डिसलाइक भी करती है इन सारी चीजों को बताना, तो एकदम से किसी को ना कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो ये अब बताना स्टार्ट कर रही हैं। माई फादर, ठीक है, मेरे फादर कैसे हैं, द मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही ज्यादा एडोरेबल फादर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एडोरेबल, बहुत अच्छे फादर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, बहुत सारी बहुत अच्छे फादर हैं मेरे। आई हैव एवर सीन, जितना कि मैंने आज तक देखा है। डिडंट मैरी माई मदर, तब तक मेरी मदर से उन्होंने शादी नहीं की, अंटिल ही वॉज 36, जब तक कि वो खुद 36 के नहीं हो गए। देखो कैसे बता रही है। एंड शी वॉज 25, और मेरी मदर 25 की नहीं हो गई, ठीक, तब तक इन्होंने भाई शादी नहीं की, ऐसा वो बता रही है। माई सिस्टर, अब अपनी सिस्टर की बात करती है, मार्गॉट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, समझ गए होंगे आप। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, आ गई, आपको पता चल गया था। खैर, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, तो जब तक ये 4 साल की थी तब तक ये फ्रैंकफर्ट में ही रही।
फ्रैंकफर्ट में भाई अपनी सिस्टर के साथ, इनकी सिस्टर भी वहीं पर बॉर्न हुई थी। माई फादर माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। तो 1933 में इनके जो फादर थे वो हॉलैंड में चले गए थे रहने के लिए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। ठीक है, तो 1933 सितंबर में इनके फादर जब गए थे तो उसी टाइम पे उनकी मदर भी उनके साथ चली गई थी। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए मुझे और मार्गोट को भेज दिया गया था, ऐसा एनी फ्रैंक बता रही है। फिर उसके बाद मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब मार्गोट भी, मतलब इनकी सिस्टर भी दिसंबर में कहाँ चली, मतलब सितंबर में ही इनके फादर मदर गए थे हॉलैंड में। फिर उसके बाद इनको और इनकी सिस्टर को ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया एकेन रहने के लिए। फिर दिसंबर में मार्गोट भी चली गई थी अपने फादर मदर के साथ। ठीक है, एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और ये फेब्रवरी में चली गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। ठीक है, तो मार्गोट का बर्थडे था उस टाइम पे, ठीक फेब्रवरी में। तो जब मार्गोट का बर्थडे था तो इनको एज अ प्रेजेंट, एज अ बर्थडे प्रेजेंट इनको टेबल पर रख दिया गया था। ठीक, ऐसा ये कह रही है। कितनी मतलब इंटरेस्ट के साथ, कितने ज्यादा एक अच्छे वे में लिख रही है ना, एकदम खुश कर दे रही है बिल्कुल। और कहती है कि इंटरेस्ट ही नहीं आएगा किसी को पढ़ने में ना। आगे पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। ठीक है, तो ये बता रही है कि इन्होंने कब से अपना स्टार्ट किया फर्स्ट एजुकेशन जो हम लेते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, सारी चीजें। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। जब तक ये 6 साल की हुई तब तक वो वहां पर पढ़ाई कर रही थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वही चीज है। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। ठीक है, दोनों की आंखों में आंसू थे। ठीक है, वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। ठीक है, हम एक विदाई लेते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद इन द समर ऑफ 1941 की गर्मी के मौसम में ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो जाती है और उनको एक ऑपरेशन उनका होता है। एंड सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। इस वजह से इनकी जो सेलिब्रेशन होती है इनके बर्थडे की, वो बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि घर में कोई बीमार है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। और नहीं भी कर सकते, अच्छा भी नहीं लगता, एक खुशी नहीं होती है खुद, है ना। तो जनवरी 1942 में इनकी ग्रैंड माँ की डेथ हो जाती है। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि मैं अभी भी उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was light along with the rest. ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स वही अपने ग्रैंड माँ के प्रति शेयर कर रही हैं कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था ये किस लिए किया गया था, वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। एक हम आपस में हमें जोड़ने के लिए किया गया था। आप समझ सकते हो कि जैसे उनके ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी तो अपने ग्रैंड माँ को याद करी थी बाय दैट बर्थडे सेलिब्रेशन। जो कैंडल थी जो उन्होंने लाइट की थी तब, जिसको उन्होंने जलाया था, तो वो अपनी ग्रैंड माँ को याद करती हैं जो कि अब सिर्फ रेस्ट में रह गई हैं। ठीक है, आगे कहा जाता है कि द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। तो हम चारों अभी भी बढ़िया चल रहे हैं, ठीक ठाक। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब डेट आपकी पहुंच चुकी है 20 जून। ओके, अभी तक ये अपने बर्थडे की बात करी थी, बर्थडे इनका 12 जून को था। अब ये बात कर रही है कि अब 20 जून आ चुका है। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। डियरेस्ट किटी, अब देखिए डेट वगैरह प्रॉपर पड़ गई है, इस तरीके से डायरी लिखी जाती है। ये तरीका होता है डायरी लिखने का कि आप इस तरफ डेट लिखो एंड आपका डे लिखो, और जिधर जिसको आप लिख रहे हो वो आप इस तरफ लिखो। ठीक है, तो डियरेस्ट किटी कह रही है अपनी फ्रेंड को, डियरेस्ट बोल रही है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. ठीक है, हमारी जो क्लास है बिल्कुल एकदम quacking in its boot, मतलब shaking with fear and nervousness, बहुत ही ज्यादा परेशान है कि किसको आगे भेजा जाएगा, किसको पीछे रखा जाएगा। आगे कहा जा रहा है half the class is making bets। अच्छा, आधे ज्यादा तो मतलब बेट ही लगा रहे हैं। ठीक है, बेट क्या लगाते हैं, GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। तो एक कोई GN है और ये हैं, ये दोनों हंस रहे हैं कि
जो दोनों पीछे बॉयज हैं उनके ऊपर हंस रहे हैं। तो उन दोनों बॉयज का नाम क्या है, सीएन एंड जैकिस, ठीक है, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। तो उन्होंने अपने हॉलीडे सेविंग्स, मतलब छुट्टियों के दौरान जो भी उन्होंने सेविंग्स की थी, उस सारी सेविंग्स को यूज कर दिया अपनी बेट लगाने के लिए, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीज reading glances in my angry outburst can't come can't calm them down, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जीएस जो है वो उन सबसे प्लीड कर रहा है। एक जैसे होता नहीं कि आप किसी से आलोचना करो, आप किसी को प्यार से एकदम आराम से समझाओगे, अरे भाई ऐसा कुछ मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, और इनका गुस्से वाला व्यवहार था एनी फ्रैंक का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जीएस का पोलाइटनेस और इनके एंग्री बिहेवियर दोनों ही उन दोनों को शांत नहीं कर पा रहे हैं। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth। तो ये क्या कह रही हैं कि अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे अकॉर्डिंग क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर का मतलब 1/4 ऑफ द क्लास, शुड बी केप्ट बैक, इन सबको पीछे कर देना चाहिए, ठीक है। 1/4 ऑफ द क्लास को पीछे कर देना चाहिए, ऐसा ये बोल रही है। ओके, फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों करना चाहिए ये तो मत पूछो, लेकिन एक मैं ये कह रही हूँ कि टीचर्स जो होते हैं ना, काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं अर्थ पर। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कब क्या कर जाए कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसा ये बोल रही है, ठीक है। अब ये उनके थॉट्स हैं, देखते हैं क्या है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर के और खुद को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम तो कर ही लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। देखिए आ गई बात, तो केवल ये मैथ्स की वजह से श्योर नहीं है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद माई ऑल टीचर्स, देर आर 9 ऑफ देम। तो ये क्या कह रही है कि मैं आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, तो मेरा भाई सारे टीचर्स के साथ मेरा काफी अच्छे से गया, सब कुछ अच्छे से हुआ। देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। तो इनके पास टोटल इनके स्कूल में कितने टीचर्स हैं? 9 टीचर हैं, 7 men है, 2 women है। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगेव हु टीचर्स मैथ्स, तो मैथ्स के टीचर कौन है? मिस्टर कीजिंग है, ठीक है। वॉज annoyed with me for ages because I talk so much। तो ये इनको काफी ज्यादा अनॉय करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बातें करती हैं, ठीक है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड essay on the subject a chatterbox, a chatterbox। What can you write about that? I had worry about that later. I decided. I jotted down the little in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। ठीक है, तो जो इनके थे मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग, ये इनको बहुत ज्यादा वार्निंग्स भी देते थे और इवन इनको एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते थे। और एक्स्ट्रा होमवर्क में एक बार इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे लिखने को दिया, टॉपिक क्या था? चैटर बॉक्स, ठीक है। चैटर बॉक्स का मतलब कोई एक बहुत ज्यादा बातें करता है तो हम उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं इन इंग्लिश, ओके। अभी कह रही हैं कि आप उसके बारे में क्या ही लिख सकते हो ना, खैर मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगी, बाद में उसके लिए मैं परेशानी लूंगी। मैंने ऐसा सोचा, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने उस टाइटल को नोटबुक में लिख लिया और फट से उसको क्या किया, बैग में रख लिया और ट्राई किया कि मैं चुप रहूं, ठीक है, कोशिश की कि चुप रहूं। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, ठीक है। उस शाम को जब मैंने सारा अपना काम कंप्लीट कर लिया तो मेरी आंख किस पर पड़ी? मेरी नजर पड़ी उस ऐसे पर जो कि मुझे लिखना था, ठीक है। मैंने सोचना स्टार्ट किया अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीइंग अप द टिप ऑफ माय फाउंटेन पेन, जो कि अक्सर आप लोग करते ही होगे भाई। पेन है आपके पास, पेन है, ये पेन है आपके पास, आप इसकी ये जो निब होती है इसको आप अच्छा खासा जो है चीप वगैरह कर डालते हो, जैसे मानो वही बहुत टेस्टी लगता है, ओके। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मतलब क्या होता है? टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, कोई भी लिख सकता है किसी भी टॉपिक पर बहुत देर तक। एमलेसली का मतलब क्या होता है? बिना सोचे बस ऐसे ही, बस जो मन में आ रहा है हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, तो जैसे मान लीजिए आपको लिखने का मन नहीं है तो आप भी ऐसा करते होंगे, वैसे मैंने भी ऐसा किया है कई बार, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैम ने राइटिंग लिखने को दिया कि भाई 1 पेज राइटिंग लिख करके लाओ, तो ज्यादा लिखने का मन नहीं है, एक शब्द यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है। मतलब ये मैंने काफी बड़ा बड़ा बना दिया है। गैप की मैं बात करी हूँ कि गैप अच्छे खासे रहते, ठीक है भाई। एक एक लाइन में 3 से 4 से ज्यादा शब्द नहीं आएंगे बस,
तो इतना लिखना होता था। बट ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन भाई इनको ये नहीं करना था, इनको तो प्रॉपर एकदम मतलब दिखाना है कि बोलना कितना जरूरी है ना, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो मैंने सोचा और सोचा, और फिर मेरे पास एक आइडिया आया। मैंने 3 पेजेस लिखे जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिए थे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं एकदम सेटिस्फाइड हो गई। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने क्या आर्ग्यू किया, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। ठीक है, बोलना स्टूडेंट का एक ट्रेट है। ट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके अंदर कोई भी एक जो कैरेक्टर आता है आपके पेरेंट्स से, है ना, तो वो एक बच्चे में होता ही है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा एनी फ्रैंक बता रही है कि बच्चे में ये चीज होता ही है, टॉकिंग उसका एक ट्रेट है। ठीक है, एक उसका कैरेक्टर, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, और मैं इसको अंडर कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, ऐसा ये बोलती हैं। मतलब एक उन्होंने जो लिखा है, बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that's there's not much you can do about inherited traits. लो भाई, अब इन्होंने मदर पे अपना कर दिया, क्योंकि मैं जो मेरी मदर है वो भी बहुत ज्यादा बोलती है और उनका ये कैरेक्टर मुझ में आ चुका है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं अपने आप को इस चीज से क्योर नहीं कर पाऊंगी। तो मिस्टर कीजिंग इस बात पे काफी ज्यादा हंसते हैं। फिर जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने जैसे बात करना स्टार्ट किया, प्रोसीड किया, तो इन्होंने मुझे सेकंड ऐसे दे दिया, और इस बार इन्होंने ऐसे दिया एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली बैड क्वालिटी। आप किसी गलत क्वालिटी को इशारा कर रहे हो, या फिर जो चीज सही नहीं की जा सकती उसको हम इनकॉरिजिबल बोलते हैं। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे इन्होंने लिखने को दिया और इन्होंने फिर से रख लिया। फिर इसके बाद मिस्टर कीजिंग को कुछ भी कंप्लेन नहीं थी दोनों लेसन्स में। ठीक है, फिर थर्ड लेसन में क्या हुआ कि फाइनली इनफ हो गया। अब इन्होंने इनको एक पनिशमेंट भाई क्या दी, इन्होंने कहा लिख करके लाओ, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। तो अब ये टॉपिक दे दिया, अब इस पे लिख करके लाओ। ठीक है, अब क्या हुआ, पूरी क्लास रोड, एक होता नहीं कि टीचर आपको एकदम अच्छे से आपकी इंसल्ट कर दे, तो पूरी क्लास जैसे होने लगती है ना, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। तो ये खुद भी हंसने लगी थी। फिर उसके बाद अब ये सोच रही हैं उसके बारे में। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस। एक जैसे ओरिजिनलिटी होना किसी चीज में, कि वो कितना ज्यादा ट्रू है, उसकी बात हो रही है। कि अब ये बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रही हैं, अपने टॉपिक के बारे में। और अब ये टाइम था कि ये कुछ और करे, कुछ ओरिजिनल करे, कुछ अपने टीचर को कुछ अलग सा लिख करके दिखाए ना। तो इनकी एक फ्रेंड थी साने, उसका वो काफी ज्यादा अच्छी थी पोएट्री में, तो इनको काफी हेल्प भी जो है उससे वो ऑफर टू हेल्प मी राइटिंग द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, एक जैसे आप लय में लिखना होता है ना, वो चीज। तो ये ऑफर करती है, सैनी इनको ऑफर करती है हेल्प करने के लिए। तो अपना ये चीज हुआ एंड आई जम्प फॉर जॉय। तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती कि भाई मैं तो सोच ही रही थी और इनके फ्रेंड ने ऑफर भी कर दिया ये चीज करने के लिए, हेल्प करने के लिए ना। तो उसके बाद मिस्टर कीजिंग भी ट्राई कर रहे थे कि ये जो है जोक क्रैक करें उसके ऊपर, बट आई हैड मेड द श्योर जोक वाज ऑन हिम। पर इन्होंने एकदम सोच लिया था कि जोक तो इस बार उनके ऊपर होगा। तो मैंने अपनी पोएम खत्म की, बहुत ब्यूटीफुल थी। वो एक मदर डक के बारे में थी और एक फादर स्वैन के बारे में थी, जिसके कि 3 डकलिंग्स थे, मतलब 3 बच्चे थे जो कि बिटन टू डेथ बाय फादर। तो फादर की वजह से हु वर बिटन टू डेथ बाय फादर, फादर की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे, और लकीली क्या होता है कि ये चीज बिल्कुल पासा एकदम सही पड़ जाता है। ही रीड द पोएम टू द क्लास, तो क्लास में वो पोएम को रीड करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं और अदर क्लासेस को भी बताते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अब जैसे एनी फ्रैंक को अब बोलने का मौका दिया जा चुका था और उनको अब एक्स्ट्रा क्लास नहीं दी जा रही थी। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रेरी, अब ऑन कॉन्ट्रेरी क्या बोली, मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। ठीक है, अब मिस्टर कीजिंग क्या कर रहे हैं, अब आजकल जोक्स ही जोक्स क्रैक कर रहे हैं। योर्स एनी, आपकी एनी। ठीक है, तो ये आपके पास एक पोर्शन ही दिया गया था इस डायरी का। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो कि हमारी लाइफ में ट्रू फ्रेंड का होना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है इस केस में। तो डायरीज लिखना इसलिए नहीं जरूरी होता कि हमारे पास कोई है नहीं, डायरीज लिखना कभी कभी इसलिए भी जरूरी हो जाता है
ताकि हम अपनी थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर पाए आने वाले टाइम में, जब हमारी एज थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो तो हम ये देख पाए कि एट दैट पर्टिकुलर एज हमारी सोच कैसी थी, हमारी थिंकिंग एबिलिटी क्या थी ना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच।